हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LWD। मैं हूं देवजीत घोष और आज हम लोग करने जा रहे हैं फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सजेस्टेड क्वेश्चंस। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट क्या है, पैसिव कंपोनेंट क्या है। तो देखो, अ सर्किट कंपोनेंट व्हिच कैन डिलीवर पावर, जो पावर डिलीवर कर सकता है। सर्किट कंपोनेंट जो पावर डिलीवर कर सकता है या पावर गेन कर सकता है, और पावर गेन कर सकता है in an electric circuit for an infinite duration of time is known as active component। ठीक है, जो पावर डिलीवर करता है, या तो पावर देगा पावर डिलीवर करेगा, ठीक है, पावर डिलीवर करेगा या पावर गेन करेगा मतलब वो पावर जेनरेट करेगा। ठीक है, या तो देगा या जेनरेट करेगा। जेनरेट, या तो पावर देगा या पावर जेनरेट करेगा। द सर्किट विच कैन डिलीवर पावर और पावर गेन या जेनरेट पावर फॉर इन्फिनाइट ड्यूरेशन मतलब क्या, वो कंटिन्यू इन्फिनाइट टाइम तक वो करते जाएगा, इज नोन एज इलेक्ट्रिक एक्टिव कंपोनेंट। इज नोन एज एक्टिव कंपोनेंट। ठीक है, अ सर्किट कंपोनेंट व्हिच कैन डिलीवर पावर और पावर गेन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर एन इन्फिनाइट पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज एक्टिव कंपोनेंट। अ सर्किट एलिमेंट्स व्हिच ओनली एब्जॉर्ब्स, ये देखो ओनली एब्जॉर्ब, ये ओनली एब्जॉर्ब क्या है, जो पावर को अपने अंदर रखेगा। ठीक है, पावर को क्या करेगा, अपने अंदर रखेगा, या पावर को डिसिपेट कर देगा, उसको खर्च कर देगा। जो भी पावर है वो क्या करेगा, उसको खर्च करेगा। मान लो पोटेंशियल डिफरेंस, जो अगर उसको गिरा के या करंट गिरा के या हीट, ठीक है, हीट जनरेट करके वो उसको खर्च कर देगा, वो पावर को खर्च कर देगा, या तो एब्जॉर्ब करेगा या पावर को खर्च करेगा। ठीक है, द पावर एंड कन्वर्ट्स इट इनटू हीट और स्टोर्स इट इन एन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, या तो हीट में कन्वर्ट कर देगा या स्टोर करेगा। ठीक है, स्टोर कैसे करेगा, इनटू हीट एंड स्टोर्स इट इन अ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जब वो स्टोर करेगा, उन सारे जो कंपोनेंट्स को, उन सारे एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे हम लोग, पैसिव एलिमेंट्स बोलेंगे। उन सारे एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे हम लोग, पैसिव एलिमेंट्स हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो क्या पहले क्या देखा यहाँ पर, अ सर्किट कंपोनेंट व्हिच कैन डिलीवर पावर, जो पावर डिलीवर कर सके और पावर गेन कर सके, जो पावर गेन करता हो। ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट में फॉर एन इन्फिनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, इन्फिनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में अगर ये पावर वो गेन करे, ठीक है, या पावर डिलीवर करे, वो है मेरा एक्टिव कंपोनेंट। और जो कंपोनेंट उस पावर को एब्जॉर्ब करेगा या उसको क्या करे, कन्वर्ट कर देगा इनटू हीट, या उसको स्टोर करेगा इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये सब स्टोर करेगा तो वो है मेरा पैसिव कंपोनेंट। ठीक, अब देखो एग्जांपल्स देखो, द कॉमन एग्जांपल ऑफ एक्टिव कंपोनेंट्स आर एनर्जी सोर्सेस। ठीक है, और एनर्जी सोर्सेस में क्या होता है, वोल्टेज और करंट सोर्सेस, दीज आर द कॉमन एग्जांपल्स। जनरेटर्स, क्योंकि ये पावर जनरेट करता है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लाइक ट्रांजिस्टर्स देखो, सोलर सेल्स, ठीक है, HCR, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे एग्जांपल्स ऑफ एक्टिव कंपोनेंट्स। दे जनरेट पावर और दे डिलीवर पावर, या तो जनरेट करेगा या डिलीवर करेगा। ठीक है, और अगर देखा जाए पैसिव कंपोनेंट्स क्या है, तो जो उसको रोकेगा, ठीक है, या तो उसको स्टॉप करने की कोशिश करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, ये इट विल कन्वर्ट पावर टू हीट। ठीक है, इट विल कन्वर्ट द पावर टू हीट और इट विल स्टोर इन एन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। वो सारे के सारे क्या है, पैसिव कंपोनेंट्स है। एग्जांपल्स देखो, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर्स। ओके, आई होप इट्स क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज रजिस्टर, व्हाट इज कैपेसिटर एंड व्हाट इज इंडक्टर। ठीक है, यही देखो पूछा है। तो देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट दैट इंट्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इज कॉल्ड रेजिस्टर। क्या बोला, देखो इलेक्ट्रिक सर्किट में, एक इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट में, ठीक है, जो एलिमेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस करेगा, मतलब जो करंट है, करंट के ऊपर फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस करेगा। अगर जैसे ही फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस करता है तो क्या करेगा, करंट को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा, उसको फ्लो करने नहीं देगा। वो जो एलिमेंट है, ठीक है, जो करंट को उसके पाथ से फ्लो करने नहीं देता है, उसको बोलते हैं रेजिस्टर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे हम लोग रेजिस्टर। और यूनिट क्या है, यूनिट मेरा है ओम। ठीक, यूनिट क्या है, यूनिट मेरा ओम। लिखते कैसे, बिल्कुल ऐसे होता है यूनिट, ओम। ठीक है, यूनिट ऐसे होता है। मान लो
कि एक सर्किट है, मान लो ये एक पॉजिटिव ऐसा टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा बना, ठीक है, ये ऐसा जा रहा है, ये है हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो करंट देखो, जैसे ही मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जैसे मैं प्रेस करूँगा, मान लो यहाँ पर एक प्रेस है, जैसे ही यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ तो करंट फ्लो करना शुरू कर देगा यहाँ से, तो करंट फ्लो करेगा इधर, फिर क्लोज लूप में वो फ्लो करते जाएगा इधर, फिर इधर, और बाद में इधर आएगा। अब देखो, जैसे जैसे ही वो यहाँ पहुंचा, जो करंट है जैसे ही यहाँ पहुंचा, तो ये जो रेजिस्टेंस है उसको ब्लॉक करने की कोशिश कर, मतलब करंट को पास होने नहीं देगा, उसको ब्लॉक करने की कोशिश कर, ढकेलेगा। ढकेलेगा मतलब इन द सेंस उसको ब्लॉक करेगा, उसको पास नहीं होने देगा। तो ये जो रेजिस्टेंस वो ऑफर कर रहा है, ठीक है, द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये होता है मेरा रेजिस्टर, ठीक। और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है ओम, बिल्कुल ऐसा दिखेगा। ओके, चलो अब देखते हैं व्हाट इज इंडक्टर। इंडक्टर इज बेसिकली अ वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ, ये एक वायर है ऑफ फाइनाइट लेंथ ट्विस्टेड इनटू अ कॉइल, ठीक है, ट्विस्टेड है इनटू अ कॉइल। एंड इंडक्टर इज आल्सो अ बेसिक सर्किट एलिमेंट, एक सर्किट एलिमेंट है दैट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस इंडक्टेंस, इंडक्टेंस इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक, इन एन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इंडक्शन इंट्रोड्यूस करने के लिए एक ट्विस्टेड कॉइल होता है, उसको हम लोग इंडक्टर बोलते हैं। जैसे मान लो सर्किट में ठीक ऐसे कॉइल रहा, ठीक है, ये है ट्विस्टेड कॉइल ऐसे, तो ये होगा मेरा इंडक्टर, ठीक है, इंडक्टर होगा ऐसे ट्विस्टेड कॉइल में। तो ये भी क्या करेगा, ये भी इंडक्शन जनरेट करेगा, क्या जनरेट करेगा, इंडक्शन जनरेट करेगा। और उसका यूनिट क्या है, उसका यूनिट है हेनरी, इसको एच बोलते हैं, हेनरी, ये होता है सिंबल हेनरी, ठीक है। अब देखो, व्हाट इज अ कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट दैट हैज एन एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड अ कैपेसिटर। अब इसमें कैपेसिटर में वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक सर्किट में जब कैपेसिटर लगाएंगे वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर लेगा। तो इसको बोले क्या, एन एलिमेंट व्हिच हैज एन एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्म में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकता है, वो होता है क्या मेरा, वो होता है मेरा कैपेसिटर। वो क्या होता है मेरा, वो होता है मेरा कैपेसिटर, ठीक है। और यूनिट क्या होता है, फराड, ठीक है, यूनिट होता है मेरा फराड। इसको लिखते कैसे, एफ, ठीक है, इसको एफ लिखता है ऐसे, एफ फराड, ठीक है, फराड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक वेव फॉर्म। देखो एसी एंड डीसी अब है पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक वेव फॉर्म्स, ठीक। अब देखो एसी क्या है, देखो एसी है ऑल्टरनेटिंग करंट, क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट इज एन इजी टू बी ट्रांसफर्ड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस वो इजी ट्रांसफर हो सकता है, बिटवीन टू सिटी, दो सिटी के अंदर भी ट्रांसफर हो सकता है, विदाउट मच एनर्जी लॉस भी बहुत कम होता है, ठीक। रोटेटिंग मैग्नेट कॉज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लो, देखो रोटेटिंग जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट रोटेट करता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फ्लो को बार बार चेंज करता रहेगा, ठीक है, इन एसी सर्किट में। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज डिपेंड अपॉन द कंट्री, कितना करंट मतलब उस कंट्री का क्या फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है, वो कंट्री डिसाइड करता है, ठीक है। जब फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट का वो डिपेंड करता है कंट्री के ऊपर, ओके। जनरली द फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज, ठीक। एसी द फ्लो ऑफ करंट changes in direction forward and backwards periodically, electrons in AC keeps changing their directions, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन एसी क्या करेगा, वो अपना डायरेक्शन को बार बार चेंज होता जाएगा, ठीक है। और करंट क्या हो जाएगा, एक बार फॉरवर्ड डायरेक्शन और एक बार बैकवर्ड डायरेक्शन पीरियोडिकली होता जाएगा, बैक एंड फोर्थ। अब यहां पर आते हैं पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक वेव फॉर्म्स में, ठीक से एक बार समझ लो। तो पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक वेव फॉर्म्स क्या होते हैं, मान लो एक वेव फॉर्म है, बिल्कुल ऐसा है वेव फॉर्म, ठीक है, वेव फॉर्म ऐसा है, ये है मेरा वाई एक्सिस, ये है मेरा एक्स एक्सिस, ठीक है, ये है एक्स एक्सिस। अब जो वेव फॉर्म है वो ऐसे जा रहा है, ठीक है, वेव फॉर्म में वो ऐसे जा रहा है, ये है मान लो 0 पे, ये जो उसने अचीव किया ये है मेरा पाई बाई 2 पे, ये हो गया मेरा पाई,
ये हो गया मेरा 3π/2, ठीक है, ये हो गया हमारा 3π/2। ये हो गया मेरा 2π। ओके, तो अब देखो, जब जीरो था तो वो कहाँ था, वो एकदम जीरो पे था, ठीक है। ये है मेरा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और ये वाला है मेरा मिनिमम एम्पलीट्यूड, ये वाला, ठीक है, ये वाला है मेरा मिनिमम एम्पलीट्यूड और ऊपर है मेरा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। जब वो जीरो पे था, जब वो जीरो मतलब फेज पे था, तब उसका वैल्यू क्या था, जीरो। अब जब वो π/2 फेज पे गया, उसका वैल्यू हो गया मैक्सिमम। फिर वो पाई मतलब जब दोबारा जब टाइम इलैप्स हुआ, फिर वो पाई फेस पे जब आया, तब उसका वैल्यू हो गया जीरो। तो ये जब पीरियोडिक शो करता है ना, देखो ये क्या शो कर रहा है, ये पीरियोडिसिटी शो कर रहा है। कैसे, ये देखो, ये एक पर्टिकुलर टाइम में वो मैक्सिमम पे जा रहा है और उसी पर्टिकुलर टाइम में वो क्या हो रहा है, एक मिनिमम पे जा रहा है। तो मान लो यहां से मैक्सिमम पे जाने में अगर मान लो 4 सेकंड लग गए, तो वही 4 सेकंड उसको फिर से उसी पॉइंट पर वापस आने के लिए लग जाएंगे। फिर 4 सेकंड लगेंगे किसमें, मिनिमम के पास जाने के लिए। फिर 4 सेकंड लगेंगे उसको उसी पॉइंट पे वापस आने के लिए। तो ये होता है पीरियोडिक फंक्शन, जहां पर आप एक वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स को आप देख सकते हैं कि वो एक बार हाई जा रहा है, फिर एक बार लो जा रहा है। ये कैरेक्टरिस्टिक को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, आप एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इस पॉइंट ऑफ टाइम में वो दोबारा क्या जाएगा, मैक्सिमम पे जाएगा, या वो दोबारा उस पॉइंट पे आएगा, ठीक है। मान लीजिए यहां से ये वाला मिटाते हैं, मान लो कि यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है, ये पॉइंट पहुंचा कब, जब f(t) टाइम लगा, तब वो पहुंचा। अब इस दौरान कुछ टाइम इलैप्स हुआ, ठीक है, मान लो x टाइम इलैप्स हुआ। तो अब f क्या हो रहा है, t+x टाइम में कहां तक पहुंचा, यहां तक पहुंचा, ठीक। अब दोबारा कब यहां तक आएगा, जब दोबारा वो इधर आएगा, तभी आएगा इस तरफ। तो इसी पॉइंट ऑफ टाइम में दोबारा वो x टाइम लेगा, मतलब फर्दर फर्दर उसी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको जाना है, उसी पॉइंट पर जाना है, तो फर्दर आपको t+x+x टाइम के बाद आप उसी पॉइंट पर जा सकते हैं। तो आप एक क्या कर रहे हैं, आप एक कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे हैं कि उसी टाइम के अंदर मुझे वही पॉइंट मिलेगा, ये कैरेक्टरिस्टिक है। ये है मेरा पीरियोडिक वेव फॉर्म्स। अब इसी चीज को आपको क्या करना है, लिखना है कि आप वेव फॉर्म हुज मैग्नीट्यूड, ठीक है, हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली ओवर टाइम थ्रू इन ओवर टाइम, ठीक है, अगेन एंड अगेन। तो इस टर्म एज पीरियोडिक वेव फॉर्म्स। अगर बोलेंगे इसका अगर एग्जाम्पल्स क्या है, तो एक होता है स्क्वायर वेव फॉर्म, ठीक है, स्क्वायर वेव फॉर्म होता है, स्क्वायर वेव फॉर्म होता है। एक होता है साइनोसीडियल वेव फॉर्म होता है, साइनोसीडियल, साइनोसीडियल वेव फॉर्म होता है। तो साइन साइन वेव, कॉस वेव, ये सारे के सारे क्या है, पीरियोडिक वेव फॉर्म्स, ठीक है। साइनोसीडियल वेव फॉर्म या स्क्वायर वेव फॉर्म जो भी लिखो, ये है पीरियोडिक वेव फॉर्म्स। अब नॉन पीरियोडिक क्या है, नॉन पीरियोडिक वो वेव फॉर्म्स है जो जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, आप एक टाइम के बाद, एक पीरियड के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, मतलब उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। वो होता है ना नॉन पीरियोडिक। मान लो एक वेव जा रहा है बिल्कुल ऐसे, अचानक ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। तो कहीं पे दिखाई दे रहा है, कहीं पर दिखाई दे रहा है कि वो सेम वेव फॉर्म में जा रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर हो सकता है दोनों सेम हो, यहाँ पर हो, लेकिन टाइम का गैप हो जाएगा। इस इस पॉइंट से, ये मान लो ए पॉइंट है, ये मान लो बी पॉइंट है, ये जो पॉइंट है मेरा सी, तो इसमें तो कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, कोई भी पीरियोडिक आप देख नहीं पा रहे। तो जहां पर आप उसका वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड को आप ओवर द टाइम ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा मेरा नॉन पीरियोडिक। वो क्या हो जाएगा मेरा नॉन पीरियोडिक, क्योंकि उस वक्त, ठीक है, आप अगर बोलते कि आफ्टर एक्स पॉइंट ऑफ टाइम उसका जो मैग्नीट्यूड होगा या उसका डायरेक्शन होगा किस तरफ होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, मैग्नीट्यूड क्या होगा, +1 -1। तो आप तो यहाँ पर कोई भी जज कर नहीं कर पा रहे, कुछ भी जज नहीं हो रहा यहाँ पर, कोई भी आप कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहे हैं
कि ये या तो इस माइनस पे भी रह सकता है या तो पॉजिटिव भी रह सकता है, कहीं भी रह सकता है, और उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। तो उस वेव फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन पीरियोडिक वेव फॉर्म्स, ठीक है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका डायरेक्शन आप लोग क्या कर सकते हैं, ठीक से कंक्लूड नहीं कर सकते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो हो जाएगा मेरा नॉन पीरियोडिक वेव फॉर्म। और अगर बोलता है इसको एग्जाम्पल्स क्या है, तो रेडियो वेव्स, ठीक है, रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो भी होता है, वो सारे नॉन पीरियोडिक वेव फॉर्म्स है, ठीक है। कभी कभार ज्यादा आता है, कभी कभार कम आता है। तो रेडियो वेव्स अगर यहां पर लिख लो, रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स, ये सारे नॉन पीरियोडिक वेव फॉर्म्स है। रेडियो वेव्स जनरली नॉन पीरियोडिक वेव फॉर्म्स है, ठीक। चलो, आप देख यहां पर एसी मैंने करा दिया, आप देखो डीसी, देखो डीसी क्या है। तो डीसी कैनॉट बी ट्रांसफर्ड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, डीसी लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ठीक है। पहली बात, डीसी हम लोग जो भी हाउस होल्ड में हम लोग देखते हैं, हाउस होल्ड में सब एसी आता है, डीसी नहीं आता है, पहली बात, ठीक है। और डीसी जनरेशन होता है थ्रू फोटोवोल्टाइक सेल्स, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस होते हैं फोटोवोल्टाइक सेल्स से डीसी जनरेशन होता है। इसलिए जो डीसी को जनरेट करता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। डीसी जनरेशन, डायरेक्ट करंट जनरेशन बहुत डिफिकल्ट होता है और बहुत कम होता है। तो ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस उसको ओवर लॉन्ग डिस्टेंस उसको भेजने से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इट लूजेस इलेक्ट्रिक पावर, वो इलेक्ट्रिक पावर लूज होता है, ठीक है, वो हीट हो जाता है, इलेक्ट्रिक पावर लूज लूज होता है। द स्टेडी मैग्नेटिज्म मेक्स डीसी फ्लो इन अ सिंगल डायरेक्शन, जो जो उसका मैग्नेटिज्म है, ठीक है, वो बहुत स्टेडी है, हैंस क्या करेगा, वो सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करेगा। जो एसी है वो क्या करेगा, वो अपना डायरेक्शन बार बार चेंज होता जाएगा, एक बार रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, फिर एक बार फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, वो पीरियोडिकली अपने आप को चेंज करेगा, ठीक है। ठीक ऐसा ऐसा होगा आपका एसी, बिल्कुल ऐसा होगा आपका एसी, ऊपर देखिए बिल्कुल ऐसा होगा आपका एसी, ठीक है, एसी होगा ऐसा। और अगर बोला जाके डीसी क्या होगा, तो डीसी देखो, डीसी ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, डीसी मान लो ऐसा आएगा कुछ, ठीक है। वो उसका क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा, उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा, डीसी बिल्कुल ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन के आसपास, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो डीसी क्या है, डीसी मेरा फ्लो इन अ सिंगल डायरेक्शन, डीसी हैज नो फ्रीक्वेंसी और जीरो फ्रीक्वेंसी, डीसी का फ्रीक्वेंसी क्या है, जीरो है, ठीक है। तो कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है डीसी का। इट फ्लोज अ सिंगल डायरेक्शन स्टेडीली, इलेक्ट्रॉन्स ओनली मूव इन वन डायरेक्शन दैट इज फॉरवर्ड, इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे जो कि है फॉरवर्ड, ठीक है, और वो एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करेगा। डीसी लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसफर नहीं हो सकता। डीसी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फोटोवोल्टाइक सेल से वो जनरेट होता है या बैटरी से वो जनरेट होता है, ठीक है, उसको घर घर का यूज में नहीं लिया जा सकता, उसका जीरो फ्रीक्वेंसी है और वो सिंगल डायरेक्शन में ही मूव करता है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 4, आइडियल एंड प्रैक्टिकल करंट एंड वोल्टेज सोर्सेस। अब देखो यहाँ पर आइडियल और प्रैक्टिकल करंट एंड वोल्टेज सोर्सेस क्या है। पहली बात, आइडियल जैसे बोलेगा, आइडियल का मतलब क्या होता है, आइडियल का मतलब होता है जहां पर कोई भी कंजम्पशन ऑफ एनर्जी नहीं होता है, वो होता है हमारा आइडियल। अब अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल आप अप्लायंसेस देखेंगे, चाहे वो एसी हो, जनरेटर हो या कुछ भी हो, वहां पर कंजम्पशन ऑफ एनर्जी होगा, ऐसा नहीं, वहां पर कन्वर्शन भी होगा, ठीक है, एनर्जी को कन्वर्शन भी किया जाएगा और कुछ एनर्जी को कंजर्म भी किया जाएगा। और वो कंजर्म कौन करेगा, वो कंजर्म करेगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस उसको कंज्यूम, उसका जो एनर्जी है वो कंज्यूम करेगा, मतलब अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। तो कुछ जो एप्लीकेशन, जो अप्लायंसेस हैं हमारे घर में, वो क्या करता है, एनर्जी को कंज्यूम भी करता है और कन्वर्जन भी करता है, ठीक है, एनर्जी को कन्वर्ट करेगा ऑफ हीट और वर्क एनीथिंग, और वो कंज्यूम भी करेगा, ठीक। आइडियल केसेस में वो कंज्यूम नहीं करता है, इट विल नॉट कंज्यूम, ठीक है, कन्वर्ट करेगा बट इट विल नॉट कंज्यूम। तो एक आइडियल करंट सोर्स हैज टू टर्मिनल डिवाइस, ठीक है, दो टर्मिनल डिवाइस है, विच सप्लाइज कांस्टेंट करंट, करंट क्या कांस्टेंट सप्लाइज करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ लोड रेजिस्टेंस, जो भी लोड रेजिस्टेंस हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट करंट वो सप्लाई करता रहेगा। जैसे मान लो एक ऐसे एक सर्किट है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर आर है, ये है मेरा आई, ये है मेरा आर, ठीक है, ये है मेरा करंट, ये है मेरा रेजिस्टेंस, ऐसे जा रहा है ग्राफ में। तो वो कांस्टेंट करंट वो क्या करेगा, एक करंट जो होगा आई और आर में वो कांस्टेंट होगा। ऐसे केसेस में जहां पर जो आपका करंट है वो कांस्टेंट है, चाहे लोड रेजिस्टेंस बढ़ रहा हो चाहे वो घट रहा हो, तो उसको कहेंगे आइडियल
करंट सोर्स, ठीक है, उसको कह लेंगे आइडियल करंट सोर्स। लेकिन प्रैक्टिकल केसेस में ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल केसेस में एज आपका जो रेजिस्टेंस है जैसे कि बढ़ता है, करंट क्या होता है, वो घटते जाता है, ठीक है, करंट क्या होगा, वो घटते जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, अगर V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है, V अगर कांस्टेंट हुआ तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे करंट वो घटता जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा हमारा करंट का और रेजिस्टेंस का ग्राफ, ठीक है, जब वोल्टेज कांस्टेंट होगा। और यहां पर क्या है, ये हमारा आइडियल ग्राफ, यहां पर वोल्टेज कांस्टेंट है, ठीक है, जो भी हो, यहां पर रेजिस्टेंस जितना भी बढ़ रहा हो मुझे कोई देखना नहीं है, करंट मेरा वहां पर कांस्टेंट रहेगा। तो वो है हमारा आइडियल। आइडियल केसेस में वो एक हाइपोथेटिकल केसेस है, ये जो भी आइडियल है ना, ये एक हाइपोथेटिकल केसेस है, ठीक है। हाइपोथेटिकल केसेस जनरली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, हाइपोथेटिकल केस जनरली पॉसिबल नहीं है। ओके, चलो। A practical current source is a two-terminal device having some resistance connected across its terminal. देखो, having some resistance connected across its terminal, टर्मिनल के ऊपर सम रेजिस्टेंस वो कनेक्ट रहेगा अक्रॉस इट्स टर्मिनल। अगर मान लो यही इंटरनल रेजिस्टेंस हो इसके पास, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस हो या रेजिस्टेंस उस पर अफेक्ट कर रहा हो, तो वो हो जाएगा हमारा प्रैक्टिकल करंट सोर्स, ठीक है। जैसे कि ये हो जाएगा हमारा प्रैक्टिकल करंट सोर्स, यहां पर क्या है, रेजिस्टेंस है उसको अफेक्ट कर रहा है, ये होगा प्रैक्टिकल करंट सोर्स। अगर ऐसा भी बोल सकते हैं, प्रैक्टिकल करंट सोर्स हैज टू टर्मिनल्स डिवाइसेस हैविंग सम रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स, तो सारे के सारे वो हो जाएगा प्रैक्टिकल सोर्स। या जो भी एलिमेंट्स है करंट, प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, उसके पास जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है हमारा प्रैक्टिकल करंट सोर्स, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस उसमें होना चाहिए और रेजिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली करंट को अफेक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि करंट जो आइडियल है वो कांस्टेंट रहेगा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ता रहेगा तो करंट भी कांस्टेंट रहेगा, वैसा नहीं होगा। जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे करंट क्या होगा, घटता जाएगा। तो वो हो जाएगा हमारा प्रैक्टिकल करंट सोर्स, ठीक है, प्रोवाइडेड द वोल्टेज इज कांस्टेंट। ओके, ठीक। अब देखो, अब वोल्टेज सोर्स दिया है, तो वोल्टेज सोर्स इज द डिवाइस दैट इज कनेक्टेड इनटू टू टर्मिनल सर्किट एंड मेंटेन्स अ कांस्टेंट प्रेशर टू अलाउ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टू मूव थ्रू दी सर्किट, ठीक है, वो हो जाएगा मेरा वोल्टेज सोर्स, वो हो जाएगा मेरा वोल्टेज सोर्स, ठीक है। अब इस वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या है, वही सेम आइडियल है। तो वोल्टेज सोर्स में अगर मान लो वोल्टेज कांस्टेंट हो, आप जितने भी आप प्रेशर दे रहे हो, आप जितने भी करंट मांग रहे हो, जितने भी आप रेजिस्टेंस दे रहे हो, इंटरनल रेजिस्टेंस जहां भी जितने भी हो, परवानी वोल्टेज क्या हो, मेरा कांस्टेंट हो। वोल्टेज अगर कांस्टेंट मतलब वोल्टेज को बढ़ने नहीं दे रहे हैं, ठीक है, वोल्टेज बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है, वोल्टेज कांस्टेंट है। तो इस केसेस में क्या हो जाएगा, इस केसेस में जो वोल्टेज और रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस का जो ग्राफ होगा वो बिल्कुल ऐसे होगा। ये होगा वोल्टेज, ये है मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, जो ग्राफ है ये बिल्कुल ऐसा है। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हो रहा है कि वोल्टेज जो सोर्स है, वोल्टेज है मेरा वो कांस्टेंट है, थ्रू आउट कांस्टेंट हो, जितना भी आप इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ा दें वो कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसे केसेस में उसको बोलेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स। क्या बोलेंगे, आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक। अब देखो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस विद इन द बैटरी और अदर वोल्टेज सोर्सेज दैट कॉजेज अ ड्रॉप इन द सोर्स वोल्टेज व्हेन देयर इज अ करंट। देख लो, जैसा मान लो ये एक स्विच है, ठीक है, ये तो एक स्विच है। तो यही स्विच जब हम लोग प्रेस करेंगे तो ये जो स्मॉल और ये जो मान लो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये मेरा बैटरी है, बैटरी से ये करंट यहाँ से जाना शुरू कर देगा, ठीक, बैटरी से यहाँ से करंट जाना शुरू कर देगा। अब ये बैटरी में एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, बैटरी में क्या है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो कितना, मान लो 2 ओम है स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस के चलते इसका जो एक्चुअल का जो पावर है वो पावर क्या होगा, थोड़ा सा ड्रॉप करेगा। मान लो उसका पावर होना चाहिए 5, ठीक है, मान लो 5 होना चाहिए, 5 वोल्ट होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू दिस इंटरनल रेजिस्टेंस उसका पावर थोड़ा सा कम हो जाएगा। जैसे ही थोड़ा सा कम हो वो क्या हो जाएगा, उसका पावर थोड़ा ड्रॉप करेगा, ठीक है, ड्रॉप करने जैसे ही वो पावर ड्रॉप करेगा तो करंट क्या होगा, थोड़ा कम फ्लो करेगा। आई होप इट्स क्लियर। हेंस देखो, हेंस इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, इज अ रेजिस्टेंस विद इन द बैटरी के अंदर और
अदर वोल्टेज सोर्सेस, जो भी अदर वोल्टेज सोर्सेस है, ठीक है, उसके अंदर दैट कॉजेज ड्रॉप इन द सोर्स वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज में क्या करेगा, वो ड्रॉप कर देगा, मतलब उसका पावर जो है वो थोड़ा कम कर देगा। व्हेन देयर इज अ करंट, जब वो करंट रहेगा तब, ठीक है, जब करंट फ्लो करेगा तब। ओके, वो होता है मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस। चलो नेक्स्ट देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में मतलब उसका अंतर क्या, डिफरेंस क्या है। देखो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट ईच कूलम ऑफ चार्ज रिसीव्स, whereas the potential difference is the amount of energy used by 1 coulomb of charge. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है इज अ क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, ठीक है, इज अ क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट ईच कूलम ऑफ चार्जेस रिसीव्स, जो क्या होता है जब वो चार्ज रिसीव करता है, ठीक है, जो कूलम, ईच कूलम क्या कर, जब वो चार्ज रिसीव करेगा, वो है मेरा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज अ अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ यूज्ड बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज, जो 1 कूलम ऑफ चार्ज जो एनर्जी यूज कर रहा है, वो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो रहा है, जो एनर्जी 1 कूलम को दिया जा रहा है, वो एक्सेप्ट, जब 1 कूलम क्या करे, वो एक्सेप्ट करा, जब एनर्जी जब वो एक्सेप्ट करेगा, वो है मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और यहाँ पर जब वो कूलम जो चार्ज को जब वो यूज करेगा, ठीक है, वो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट ईच कूलम ऑफ चार्ज रिसीव्स, जब वो एक्सेप्ट कर रहा है। और पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज यूज्ड बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज, जब वो उसको यूज कर रहा है, दैट्स पोटेंशियल डिफरेंस। द सिंबल रिप्रेजेंट्स E रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, V रिप्रेजेंट्स वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज ऑटोनोमस of the circuit internal resistance, whereas the potential difference is proportional to the resistance. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, वो ऑटोनोमस है, वो सर्किट के इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ऑटोनोमस है वो। whereas पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, वो प्रोपोर्शनल क्या है, रेजिस्टेंस के ऊपर प्रोपोर्शनल है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्वियसली बढ़ेगा नहीं। अगर करंट मान लो फिक्स है, तो अगर करंट अगर फिक्स रहता है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बढ़ना होगा, बढ़ना होगा उसको, क्योंकि करंट तो भाई फिक्स है, करंट फिक्स है। ओके, अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है, करंट अगर मान लो फिक्स है, करंट अगर फिक्स होता है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट को फिक्स रखना है, करंट को फिक्स रखना है, तो करंट क्या हो जाएगा फिर V बाई आर। अगर करंट को फिक्स रखना है, अगर आर बढ़ता है तो V को भी बढ़ना होगा फॉर करंट के लिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ये तो उसके साथ प्रोपोर्शनल है। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, ये एक ऑटोनोमस है, ठीक है, आप सर्किट इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए एक ऑटोनोमस है, ठीक। आप देखो 4 नंबर देखो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ट्रांसफर एनर्जी थ्रू आउट द सर्किट, वो एनर्जी ट्रांसफर करता है कहाँ, थ्रू आउट द सर्किट में, वो एनर्जी क्या करता है, ट्रांसफर करता है थ्रू आउट द सर्किट। एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज द पोर्शन ऑफ एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, ये क्या है, इज अ पोर्शन ऑफ एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट, 2 पॉइंट के अंदर जो मेरा एनर्जी है, वो है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, जैसे मान लो, अगर एक ही अगर मैं सर्किट में समझाऊं, ये मेरा सर्किट है, ठीक है, ये मेरा सर्किट है, बैटरी। तो बैटरी से ये जो होगा ना, बैटरी वो हो जाएगा मेरा ईएमएफ। जैसे मान लो ये है मेरा रेजिस्टेंस, ये है मेरा रेजिस्टेंस, ठीक है, बैटरी से ये जो वोल्ट होगा, ये है मेरा ईएमएफ। ईएमएफ क्यों, ये पूरा का पूरा टोटल सर्किट में वो जा रहा है, थ्रू आउट द सर्किट, ट्रांसफर एनर्जी क्या कर रहा है, एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है थ्रू आउट द सर्किट। लेकिन ये 2 पॉइंट में, मान लो ये पॉइंट ए, ये मान लो पॉइंट बी, तो इन दोनों के बीच ये जो होगा, ये मेरा हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। जो वोल्ट मीटर क्या करेगा, वोल्ट मीटर जो उसको मेजर करेगा, वो इन दोनों के पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये मेजर करने वाला क्या होगा, वोल्ट मीटर होगा, ठीक है। तो ये जो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है थ्रू आउट द सर्किट, ये मेरा हो जाएगा ईएमएफ। और ये फ्रॉम 2 पॉइंट्स के ऊपर जो मेरा एनर्जी को क्या करेगा, जो कैलकुलेट करेगा या जो दिखाएगा, ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट्स, जो डिफरेंस है जो उसको दिखाएगा, डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स इन सर्किट, ये है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। द ईएमएफ इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द सर्किट, whereas पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस। ईएमएफ क्या करेगा,
वो इंक्रीज करेगा द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन सर्किट को, सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा, और पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, वो उसको डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, वो उसको डिक्रीज करेगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कब आएगा, देखो जब कभी भी एक पैसिव कंपोनेंट, जब कभी एक पैसिव कंपोनेंट इंट्रोड्यूस किया जाएगा कोई भी सर्किट पे, तभी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करेगा, उसको थोड़ा डिक्रीज करेगा। कैसे डिक्रीज करेगा, कुछ तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ तो ये एब्जॉर्ब ही कर लेगा, ये है ना, ये कुछ ये तो ये अपने आप में तो कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा, और जैसे ही वो एब्जॉर्ब करता है वो जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है वो तो कम हो जा रहा है, वो कम हो जाएगा, हेंस वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहा है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज एडी करंट एंड हिस्टैरिसीस लॉस। एडी करंट क्या है और हिस्टैरिसीस लॉस क्या है। तो देखो, एडी करंट आर लूप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इंड्यूस्ड विद इन कंडक्टर बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। एडी करंट क्या है, एडी करंट है आर लूप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, लूप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इंड्यूस्ड विद इन, इंड्यूस्ड कहां हो रहा है, इंड्यूस्ड उसके अंदर विद इन कंडक्टर्स, इंड्यूस्ड विद इन कंडक्टर्स by changing magnetic field in the conductor according to Faraday's law of induction। ये है मेरा एडी करंट। ठीक है, एडी करंट क्या है, आर लूप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इंड्यूस्ड विद इन द कंडक्टर बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द कंडक्टर अकॉर्डिंग टू Faraday's law of induction। ओके, अब देखो हिस्टैरिसीस लॉस क्या है, तो हिस्टैरिसीस लॉस इज अ टाइप ऑफ एनर्जी लॉस व्हिच ऑकर्स इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स ड्यू टू रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द आयरन कोर। ये हिस्टैरिसीस लॉस क्या है, जब आप आयरन कोर को एक बार इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आयरन कोर को जब आप एक बार मैग्नेटाइज कर रहे हो फिर इसको डीमैग्नेटाइज कर रहे हो, तो इस दौरान अगर ये कंटिन्यू रिपीटेड प्रोसेस में चलता रहा तो एनर्जी क्या हो जाए, उसका जो पावर है, मैग्नेटाइजेशन का पावर है वो भी कम हो जाएगा, और डीमैग्नेटाइज पावर क्या है वो भी कम हो जाएगा। तो इस चीज को बोलता है हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक है, इस चीज को क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस। तो हिस्टैरिसीस लॉस इज अ टाइप ऑफ एनर्जी लॉस विच ऑकर्स, किस में ऑकर करता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में ऑकर करता है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स में ऑकर करता है, ड्यू टू रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन, ड्यू टू रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द आयरन कोर, डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द आयरन कोर, इस चीज को बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक है, इस चीज को क्या बोलेंगे, हिस्टैरिसीस लॉस। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। अब देखो, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, तो रेशियो बिटवीन द आरएमएस ऑफ अ वेव फॉर्म। ठीक है, रेशियो बिटवीन द आरएमएस ऑफ अ वेव फॉर्म एंड द एब्सोल्यूट एवरेज, एब्सोल्यूट एवरेज है और रेशियो है आरएमएस का और एब्सोल्यूट एवरेज का। ठीक है, द रेक्टिफाइड एवरेज जो हो ऑफ द वेव फॉर्म, ठीक है, ऑफ द वेव फॉर्म इज नोन एज फॉर्म फैक्टर, इज नोन एज फॉर्म फैक्टर। तो अगर लिखना है इसको तो ये हो जाएगा फॉर्म फैक्टर इज इक्वल्स टू फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर इक्वल्स टू RMS डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट एवरेज, एब्सोल्यूट एवरेज या रेक्टिफाइड एवरेज, रेक्टिफाइड एवरेज। ठीक है, ये है मेरा फॉर्म फैक्टर। ठीक है, अब देखो क्रेस्ट फैक्टर और पीक फैक्टर। देखो, अब देखो क्रेस्ट फैक्टर की पीक फैक्टर, क्रेस्ट फैक्टर और पीक फैक्टर इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम वैल्यू होगा टू द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा और जो आरएमएस वैल्यू उसका रेशियो। ठीक है, मैक्सिमम टू आरएमएस वैल्यू का रेशियो, वो होगा मेरा पीक फैक्टर। एवरेज वैल्यू क्या होगा, एवरेज वैल्यू होगा द एरिया, एवरेज वैल्यू क्या है, द एरिया ऑफ वन साइकिल ऑफ साइनोसॉइडल वेव, साइनोसॉइडल वेव का वन साइकिल टू द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड में जो एरिया बन रहा है। ठीक है, साइनोसॉइडल वेव का जो एरिया बन रहा है वो एक साइकिल का, जो एरिया ऑफ वन साइकिल ऑफ साइनोसॉइडल वेव द टाइम पीरियड में जो एरिया बन रहा है वो है मेरा एवरेज वैल्यू। ठीक है, वो है मेरा एवरेज वैल्यू। अब आरएमएस क्या है, आरएमएस वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय अ रेजिस्टर व्हेन एट अ टाइम बोथ एसी एंड डीसी आर पास थ्रू इट। बोथ जब एसी एंड डीसी जब पास किया जाएगा, बोथ एसी एंड डीसी जब पास किया जाएगा, तो जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है, द अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है बाय अ रेजिस्टर इज नोन एज आरएमएस वैल्यू। ठीक है, इज नोन एज आरएमएस वैल्यू। तो जब एसी और डीसी बोथ एट अ टाइम जब पास किया जाएगा
तो रेजिस्टर में जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा वो है मेरा आरएमएस वैल्यू। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राइट डाउन द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल। ठीक है, तो देखो, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हेन अ कंडक्टर मूव्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड द इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन इट। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो मान लो कि करंट है, करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, व्हेन अ कंडक्टर मूव्स थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर क्या आ रहा है, मूव्स थ्रू द मैग्नेटिक, जैसे मान लो यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक कंडक्टर मूव किया जा रहा है, कंडक्टर ऐसे मूव हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कंडक्टर क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। ठीक, ठीक है, यहाँ पर देखो कंडक्टर कैसे मूव हो रहा है, ऐसे ऐसे जा, कंडक्टर ये है, कंडक्टर, कंडक्टर देखो ऐसे जा रहा है, कंडक्टर से जा रहा है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस और जा रहे हैं। ठीक है, वो किस और, अगर मान लो वो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका उसका जो डायरेक्शंस है, ठीक है, वो डायरेक्शंस कैसे हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है। अगर मान लो ये क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है, ये मान लो क्लॉकवाइज हो रहा है, ऐसे जा रहा है, ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज से मूव हो रहा है ऐसे, ये क्लॉकवाइज से मूव हो रहा है। तो क्या करोगे, अपना जो राइट हैंड को है ना, राइट हैंड को ऐसे, मान लो ये थंब है, ये थंब है, इस राइट हैंड को, जो राइट हैंड को, ये जो आपका जो फिंगर्स है, ये चारों जो फिंगर्स है उसको ऐसे मुड़ रहे हो, ये देख रहे हो, ऐसे आप मुड़ रहे हो, ये जो चारों फिंगर्स है उसको आप ऐसे मुड़ रहे हो। ठीक है, चारों फिंगर्स को आप जब ऐसे मुड़ोगे, ठीक है, ऐसे मुड़ोगे, तो ये जो कर्ल है, ये कर्ल इंडिकेट कर आपके फिंगर्स के मूवमेंट को। ये कर्ल क्या इंडिकेट कर रहा है, ये आपके फिंगर्स के मूवमेंट को आप इंडिकेट कर रहा है, ये कर्ल इंडिकेट कर आपके फिंगर्स के मूवमेंट को। और ये जो थंब है वो डिटरमाइन करेगा करंट के डायरेक्शन को। तो जैसे यहाँ पर कर्ल जैसे मूव किया, क्लॉकवाइज मूव किया, राइट हैंड से देखो क्लॉकवाइज जैसे आप मूव कर रहे हैं अपने अपने जो जो चार जो फिंगर्स है, जैसे लेडी फिंगर, मिडिल फिंगर, फोर फिंगर, ठीक है, रिंग फिंगर, ये जो चारों फिंगर को जो आप मूव कर रहे हैं थ्रू क्लॉकवाइज, कैसे कर रहे हैं, क्लॉकवाइज कर रहे हैं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जैसे मूव कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ये जो फिंगर का डायरेक्शन किस तरफ दिखा रहा है, किस तरफ दिखा रहा है, हेंस जो करंट फ्लो होगा वो किस तरफ होगा, वो इस तरफ होगा, करंट फ्लो होगा इस तरफ। ये है मेरा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। क्या है मेरा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो देखो, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हेन अ कंडक्टर मूव्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, ये है मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये कंडक्टर क्या आ रहा है, कंडक्टर जा रहा है, मूव कर रहा है, एंड इलेक्ट्रिक करंट क्या इज इंड्यूस्ड इन इट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड हो रहा। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन क्या, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ये जो करंट हो रहा है, जो डायरेक्शन वो मिल रहा है उसको, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मिल रहा है, जो कौन से डायरेक्शन में करंट को इंड्यूस होके वो ट्रैवल करेगा, वो मेरा जनरली कौन बताता है ना, राइट हैंड फ्लेमिंग थंब रूल बताता है। ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल, इसको बोलते हैं थंब रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल ये डिटरमाइन करता है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट व्हेन अ कंडक्टर मूव्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, देखो अब आते हैं लेफ्ट हैंड पे। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है। द कंडक्टर एक्सपीरियंस अ फोर्स परपेंडिकुलर टू बोथ द फील्ड एंड द करंट फ्लोज डायरेक्शन। Fleming's left hand rule is used to find the direction of force acting on the current carrying conductor placed in a magnetic field। ठीक, अब देखो, ठीक देख लो, अब इसको ड्राइंग करके देखते हैं। ये है मेरा कंडक्टर, ये है मेरा कंडक्टर, रेड जा रहा है, रेड मेरा कंडक्टर है। ठीक है, रेड कंडक्टर, ये है मेरा कंडक्टर। ठीक है, ये टोटल, ये हमारा कंडक्टर से जा रहा है। ठीक, अब मेरा मैग्नेटिक फील्ड को हम यहाँ पर सेट किए हैं फ्रॉम, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कहाँ जाएगा, नॉर्थ टू साउथ। तो वो मान लो ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे है,
इसको आप देख सकते हैं। अगर मान लो ये वाला देते हैं, ठीक है, हाँ ये आप देख सकते हैं ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे जा रहा है। तो जैसे ही हम उसको प्लेस करेंगे, अपना जो मिडिल फिंगर है वो इसको प्लेस करेगा, मिडिल फिंगर ये वाला होगा, तो मिडिल फिंगर क्या करेगा, वो शो करेगा, मिडिल फिंगर शो करेगा करंट डायरेक्शन, जो कि इस तरफ है, करंट डायरेक्शन। फोर फिंगर, ठीक है, फोर फिंगर शो करेगा, फोर फिंगर शो करेगा, फोर फिंगर शो करेगा मैग्नेटिक, मैग्नेटिक, ठीक है, जो मैग्नेटिक जो उसका फील्ड है उसका डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। ये मैं यहाँ पर ब्लैक में लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये है मेरा करंट डायरेक्शन, ये है मेरा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर मतलब क्या, अप, ऊपर, ठीक है, इन दोनों के परपेंडिकुलर मतलब क्या, ऊपर, ठीक है, ऊपर। तो ये मेरा क्या हो रहा है, देखो ये मेरा हो रहा है थंब, ये जो है ये है मेरा थंब, ये है मेरा मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर, ये है मेरा फोर फिंगर, ये है मेरा थंब। तो ये थंब रिप्रेजेंट करेगा फोर्स, तो ये की कर ऊपर में जा रहा है फोर्स, ठीक है। जिस और करंट जाएगा वो होगा हमारा मिडिल फिंगर। अगर करंट ऊपर की तरफ जाएगा तो मिडिल फिंगर भी मेरा ऊपर की तरफ जाएगा। और जो मेरा फोर फिंगर बन रहा है परपेंडिकुलर टू दी क्या, करंट, परपेंडिकुलर टू द करंट, ये फोर फिंगर जो बन रहा है परपेंडिकुलर टू द करंट, वो होगा मेरा मैग्नेटिक, वो रिप्रेजेंट करेगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड को। और ठीक जो परपेंडिकुलर, ठीक है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर बन रहा है द थंब, ठीक है, वो मेरा रिप्रेजेंट करेगा फोर्स को। ओके, तो फ्लेमिंग्स जो लेफ्ट हैंड रूल है वो क्या डिटरमाइन करता है, वो मेरा फोर्स का जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को डिटरमाइन करने के लिए काम आता है। फोर्स को, जो फोर्स का जो डायरेक्शन है उसको डिटरमाइन करने के लिए मेरा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल काम आता है, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो इसी चीज को यहाँ पर देखते हैं, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्यों, देखो यहाँ पर फील्ड पहले देखो आ रहा है कि ऐसे ही, ये वाला देखो, ये फील्ड देखो, देख रहा है ये फील्ड, ये फील्ड कैसे हो रहा है, ये फील्ड देखो जा रहा है उस तरफ, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम मैं यहाँ पर दिया हूँ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द कंडक्टर एक्सपीरियंसेस, द कंडक्टर एक्सपीरियंसेस द फोर्स को एक्सपीरियंस करता है forces parallel perpendicular to both the field, perpendicular to both the field and the current flow direction। जो भी फील्ड है या करंट फ्लो डायरेक्शन का उसका परपेंडिकुलर वो फोर्स एक्सपीरियंस होता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड क्या दिखाता है, वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वो दिखाता है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है, एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को वो दिखाने के लिए वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज किया जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड यूनिट। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और यूनिट क्या है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज आल्सो नोन एज रेडियल और सर्कुलर फ्रीक्वेंसी, मेजर्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ये क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, वो है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इट यूनिट्स हैज देयरफॉर डिग्रीज एज रेडियन पर सेकंड, ठीक है, रेडियन पर सेकंड। अब देखो, मान लो ये एक मान लो ये एक सर्कल है ऐसे, ठीक है, ये एक सर्कल है। आप क्या हो रहा है, एक यहां से मूव कर रहा है, ठीक है, ये है हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस, वो यहां पर है, ठीक है, वो स्टार्टिंग किया ये ए से, वो मूव करते हुए जा रहा है बी तक, ठीक है, वो गया बी तक। तो इस दौरान, ठीक है, इस दौरान ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट, और ये है मेरा एंगुलर, एंगल है ये वाला, ठीक है, मान लो ये है मेरा आर, ये है मेरा आर, ठीक, तो ये हो जाएगा मेरा थीटा। ओके, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये होता है मेरा थीटा,
थीटा होता है क्या हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, थीटा कितना मूव किया, ये एंगल में मूव किया, ठीक है, ये एंगल मेरा मूव किया फ्रॉम फ्रॉम जीरो टू सम एंगल, तो थीटा हो गया मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा है मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, कितना टाइम में, कितना टाइम में ये एंगुलर में फ्रॉम जीरो टू, मतलब मान लो ये जीरो है टू थीटा गया, ये कितना टाइम में गया, वो है मेरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो t इज इक्वल्स टू, यहां पर t इज इक्वल्स टू टाइम, तो थीटा, तो थीटा बाई टी, मतलब कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना टाइम में, दैट इज इक्वल्स टू मेरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी या ओमेगा। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या ओमेगा, इसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी भी बोल सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, दैट इज आल्सो एंगुलर वेलोसिटी, और उसी को बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, आल्सो नोन एज रेडियल और सर्कुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इसका क्या है, इसका यूनिट है रेडियन पर सेकेंड, इसका यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकेंड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, प्योरली आरएलसी लोड डिस्क्राइब। ठीक है, प्योरली जो आरएलसी लोड है उसको डिस्क्राइब करने बोला है, प्योरली। तो अगर प्योरली अगर एलआरसी लोड को डिस्क्राइब करना तो कैसे करेंगे, देखो कि इन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम आप प्योर एलआरसी लोड, प्योर एलआरसी लोड रेफर्स टू अ सर्किट दैट इंक्लूड्स रेजिस्टेंस इंक्लूड रहेगा, इंडक्टिव इंक्लूड रहेगा, कैपेसिटिव इंक्लूड रहेगा, मतलब कैपेसिटर इंक्लूड रहेगा, इंडक्टेंस इंक्लूड रहेगा और रेजिस्टेंस इंक्लूड रहेगा, विदाउट एनी एक्टिव पावर, एक्टिव पावर नहीं रहेगा। ठीक है, कोई भी एक्टिव पावर सोर्सेस लाइक जनरेटर, बैटरी, सब नहीं रहेगा। हियर आर डिटेल ब्रेकडाउन ऑफ हाउ ईच कंपोनेंट फंक्शन विद द लोड एंड इट्स ओवरऑल इंपैक्ट ऑन द पावर सिस्टम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में अगर बोला जाए कि प्योरली आर एल सी लोड, प्योरली आर एल सी लोड क्या होता है, तो जो सर्किट में, ठीक है, जो सर्किट में एक रेजिस्टिव, एक इंडक्टिव, एक कैपेसिटिव कंपोनेंट रहेगा विदाउट एनी एक्टिव पावर कंपोनेंट लाइक जनरेटर और बैटरी, इज टर्म्ड एज या इज डिस्क्राइब्ड एज आरएलसी लोड। ठीक, प्योरली आरएलसी लोड। अब देखो रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर क्या क्या काम करेगा, देखो रेजिस्टर क्या करेगा, ऑपोजिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पहले पढ़ा था, ऑपोजिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कॉजिंग अ वोल्टेज ड्रॉप करने की कोशिश करेगा, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, और ये क्या होगा, इज प्रोपोर्शनल टू करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक, इंडक्टर देखो, इंडक्टर अपोजिट द चेंज इन करंट फ्लो, अगर चेंज होगा तो उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, बाय जनरेटिंग अ बैक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक बैक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो जनरेट करेगा। कोई भी चेंज होगा, कोई भी जो करंट का डायरेक्शन में अगर चेंज होगा तो उसको अपोज करने की कोशिश करेगा बाय जनरेटिंग अ बैक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एंड विच इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। और ये बैक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, देखो कैसे लिखेंगे, बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको ऐसे लिखते हैं, बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इट इज प्रोपोर्शनल टू डी ऑफ आई बाय डी ऑफ टी। तो डी ऑफ आई बाय डी ऑफ टी क्या है, जो करंट चेंजेस है पर यूनिट टाइम, क्या है, करंट चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पर यूनिट टाइम, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, रेट ऑफ चेंज मतलब पर यूनिट टाइम, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का मतलब ये होता है करंट पर यूनिट टाइम। ठीक, तो ये जो बैक ईएमएफ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो ईएमएफ, जो बैक ईएमएफ होगा, बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ होगा इक्वल्स टू एल इंडक्टर। ठीक है, एल डी आई बाय डी टी, डी आई बाय डी टी। तो बैक ईएमएफ कितना जनरेशन होगा, बैक ईएमएफ जनरेशन होगा जो एल, जो इंडक्टर होगा, इनटू तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ये हो जाएगा मेरा इंडक्टर। इंडक्टर का यह फंक्शन, इट विल अपोज द चेंज इन करंट फ्लो जनरेशन। ठीक है, करंट फ्लो डायरेक्शन, अगर करंट फ्लो में चेंजेस हो रहा है तो वो उसको अपोज करेगा। ठीक है, अगर वो डायरेक्शन में चेंजेस हो रहा है वो उसको क्या करेगा, वो उसको अपोज करेगा, और जैसे ही अपोज करेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेशन होगा, और प्रोपोर्शनल क्या होगा, इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के ऊपर प्रोपोर्शनल होगा। अब आता है कैपेसिटर। अ कैपेसिटर अपोजेस चेंज इन वोल्टेज बाय स्टोरिंग एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिलीजिंग इट, इट कॉजेज द करंट टू लीड द वोल्टेज बाय 90 डिग्रीज। ठीक है, कैपेसिटर क्या करेगा, देखो कैपेसिटर इट अपोजेस द चेंज इन वोल्टेज, कोई भी वोल्टेज जब भी चेंज होगा वो उसको अपोज करेगा
बाय स्टोरिंग एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिलीजिंग इट। स्टोर क्या करेगा, वो एनर्जी को स्टोर करने की कोशिश करेगा और बाद में उसको वो रिलीज भी करेगा। तो कैपेसिटर क्या करेगा, इट कैपेसिटर चेंजेस in voltage, a capacitor opposes the change in voltage by storing energy in an electric field and releasing it, ठीक है। और करंट और जो लोड है वोल्टेज वो 90 डिग्री से वो लोग फेज में जाएगा, फेज डिफर करेगा। इट कॉजेज द करंट टू लीड द वोल्टेज बाय 90 डिग्रीज, ठीक है, फेज डिफरेंस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज पावर ट्रायंगल। पावर ट्रायंगल क्या है, तो पावर ट्रायंगल इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रू पावर, रिएक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर। पावर ट्रायंगल क्या है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रू पावर, रिएक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर के ऊपर जो मेरा रिलेशनशिप है, ठीक है, उसको डिफाइन करता है पावर ट्रायंगल। द पावर विच इज एक्चुअली कंज्यूम्ड और यूटिलाइज इन एन एसी सर्किट इज कॉल्ड ट्रू पावर। जो एक्चुअली एसी सर्किट कंज्यूम कर रहा है या यूटिलाइज कर रहा है वो है मेरा ट्रू पावर। और एक्टिव पावर, उसको एक्टिव पावर बोलते हैं या रियल पावर भी उसको बोलते हैं, ठीक है। इट इज मेजर्ड इन किलोवाट और मेगावाट। तो पावर ट्रायंगल क्या होता है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ट्रू पावर, रिएक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर। ट्रू पावर, रिएक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर, ठीक है। ट्रू पावर, रिएक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर। द पावर विच इज एक्चुअली कंज्यूम्ड, जो पावर कंज्यूम्ड हो रहा है या यूटिलाइज हो रहा है बाय एन एसी सर्किट इज कॉल्ड ट्रू पावर। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर एंड डीसी मशीन। तो ट्रांसफार्मर्स और डीसी मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन फैराडेज लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर्स कैसे काम करता है, तो फैराडेज लॉज ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर काम करता है, ठीक। ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट वाइंडिंग्स, दो सेपरेट वाइंडिंग्स होता है, प्लेस्ड ओवर द लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील कोर, प्लेस्ड ओवर द लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील कोर, ठीक है। अब देखो, द वाइंडिंग ऑफ विच एसी सप्लाई इज कनेक्टेड इज कॉल्ड प्राइमरी वाइंडिंग एंड टू विच लोड इज कनेक्टेड इज कॉल्ड सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। जहां पर एसी सप्लाई है, जिस वाइंडिंग पे एसी सप्लाई है वो होता है मेरा प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग। और जहां पर लोड सप्लाई है, ठीक है, जहां पर लोड इज कनेक्टेड है, लोड जहां पर सप्लाई है वो मेरा है सेकेंडरी वाइंडिंग। वो क्या है मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग। इट वर्क्स ऑन द ऑल्टरनेटिंग करंट ओनली because an alternating flux is required to mutual induction between two windings। ये सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट के ऊपर ही काम करता है, क्यों, क्योंकि एक ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स इज रिक्वायर्ड। ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स रिक्वायर होता है जब कभी भी आप देखिए एसी का जनरेशन होगा तो क्या होगा, वो जो ट्रांसफार्मर जो वो कोर होगा वो क्या अपना जो डायरेक्शन है वो रिवर्स करते जाएगा। जैसे ही रिवर्स होगा, जैसे ही वो रोटेट करेगा वो डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स होगा। हेंस एक ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स जनरेट होगा, एक फ्लक्स जनरेशन होगा, ठीक है। वो क्या होगा, फ्लक्स जनरेशन होगा, उसी फ्लक्स के ऊपर ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो एन ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स इज रिक्वायर्ड फॉर म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द टू वाइंडिंग्स पर म्यूचुअल इंडक्शन रिक्वायर होता है, ठीक है। तो इट वर्क्स ऑन द ऑल्टरनेटिंग करंट ओनली बिकॉज एन ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स इज रिक्वायर्ड फॉर म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू वाइंडिंग्स व्हेन एसी सप्लाई इज गिवन टू द प्राइमरी वाइंडिंग में जब एसी सप्लाई दिया जाता है विद अ सर्टेन वोल्टेज, कोई एक सर्टेन वोल्टेज में एन ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स इज सेटअप ऑफ कोर द ट्रांसफार्मर, ठीक है, सेटअप इन द कोर द ट्रांसफार्मर के अंदर एक ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स सेटअप होता है विच लिंक्स द सेकेंडरी वाइंडिंग, एक सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक किया है, मतलब लिंक होता है विच लिंक्स द सेकेंडरी वाइंडिंग, लिंक्स हो जाता है एंड इज अ रिजल्ट एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड, एंड ईएमएफ होता है क्या, वो इंड्यूस होता है which is called as mutually induced EMF। तो एक EMF इंड्यूस होता है and that is called a mutually induced EMF, ठीक है। The direction of this induced EMF is opposite to the applied voltage। जो भी वोल्टेज उसने अप्लाई किया है और जो EMF जो इंड्यूस्ड हुआ है वो क्या हो जाएगा, वो उसका ऑपोजिट होगा, वो उसका डायरेक्शन का ऑपोजिट होगा, ठीक है, उसका डायरेक्शन का ऑपोजिट होगा। स्टार वर्सेस डेल्टा कनेक्शन डिफरेंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, अ स्टार कनेक्टर इज अ फोर वायर कनेक्शन। A star connection, two types of system are possible: 4-wire 3-phase system, 3-wire 3-phase system. In a star connection, 3 wires are phases and the fourth is neutral, ठीक है। 3 वायर क्या होता है, वो फेज में रहता है, जो फोर्थ होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल में रहेगा, ठीक है। इन अ स्टार कनेक्शन, जहां पर जो 3 फेज या 3 वायर 3-phase सिस्टम या 4 वायर 3-phase सिस्टम जो भी होगा उसमें फोर्थ जो होगा वो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल वायर समटाइम्स ऑप्शनल, वो ऑप्शनल होता है, वो आप दे भी सकते हैं कनेक्शन में, नहीं भी दे सकते हैं। इन स्टार कनेक्शन अ कॉमन पॉइंट इज नोन एज न्यूट्रल पॉइंट। एक पॉइंट होगा जो कॉमन पॉइंट होगा वो हमारा न्यूट्रल पॉइंट होगा।
और स्टार पॉइंट होगा। इन अ स्टार कनेक्शन द अ सिंगल एंड ऑफ ऑल द थ्री वायर्स फेज वायर्स इज कनेक्टेड टू अ कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो द वायर आर कनेक्टेड द शेप ऑफ अ वाई। ठीक है, ये वाई है, वो जो शेप ऑफ अ वाई, इसमें ऐसा टाइप का वायर कनेक्शन हो रहता है। तो ये है स्टार स्टार कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन में जब थ्री वायर कनेक्शन, वो भी एक थ्री वायर कनेक्शन है। ठीक, थ्री वायर कनेक्शन ही है। डेल्टा कनेक्शन ओनली थ्री वायर थ्री फेज सिस्टम इज प्रेजेंट। यहाँ पर फोर वायर थ्री फेज सिस्टम नहीं होता है, सिर्फ थ्री वायर थ्री फेज सिस्टम ही होता है इन डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, इन डेल्टा कनेक्शन ऑल थ्री वायर्स आर फेजेस, वो फेज में ही रहता है। इन अ डेल्टा कनेक्शन देयर इज नो न्यूट्रल वायर, उसमें से कोई न्यूट्रल वायर नहीं रहता यूज्ड, एंड देयरफॉर इट हैज नो कॉमन पॉइंट, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। ठीक है, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन सिस्टम में इन द डेल्टा कनेक्शन ईच वायर इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट टू एडजेसेंट, एक वायर दोनों एडजेसेंट पे कनेक्टेड होता है। दिस वायर आर कनेक्टेड इन द शेप ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल की तरह वो कंडीशन रहता है। ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। ठीक है, स्टार और डेल्टा कनेक्शन में एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, वो पूरा का पूरा समझाने के लिए भी, वो कैसे कनेक्शन होता है और इसका कन्वर्जन स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार, ये सारे कनेक्शन को कन्वर्जन मतलब कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा। तब तक ये आप थोड़ा सा इतना ही समझिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखो डिफरेंस क्या क्या है, तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डिफरेंस क्या क्या है। देखो प्योरली देखो लिखा है कि अगर देखो प्योरिटी ऑफ सेमीकंडक्टर हिसाब से प्योर सेमीकंडक्टर है इंट्रिंसिक, प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, उसमें से कोई डोपिंग नहीं होता, कुछ नहीं होता, कोई इंप्योरिटी नहीं होता, प्योर सेमीकंडक्टर होता है, वो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जो भी प्योर है, तो अगर इम्प्योर होता है वो मेरा हो जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इम्प्योर है मेरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक, अब देखो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ होल। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका जो डेंसिटी है और जो होल्स है उसका डेंसिटी जो है वो मेरा इक्वल होता है। ठीक है, किसमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। और एक्सट्रिंसिक में डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या है, वो इक्वल नहीं है डेंसिटी ऑफ होल से, तो वो है मेरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसका क्या होता है, लो होता है। क्यों, जो मेरा होल है और जो मेरा इलेक्ट्रॉन है दोनों का डेंसिटी सेम है। ठीक है, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी थोड़ा सा लो होता है। और क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी अगर ज़्यादा हो या होल्स का ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बन जाता है, थोड़ा बहुत न्यूट्रल के आसपास चल जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी न्यूट्रल के आसपास मतलब कि ज़्यादा नहीं भी होगा कम भी नहीं होगा। तो मतलब एकदम कम नहीं होगा, जैसे जैसे इंसुलेटर है एकदम इंसुलेटर की तरह नहीं होगा और ज़्यादा भी नहीं होगा, ये एकदम मोटा मोटी मीडियम रेंज में रहता है। ठीक है, वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्योंकि लो है। ठीक है, एकदम नहीं है कि ये भी बोलना खराब है, बट लो है। लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एज कंपेयर टू इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी वो क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, अब टेम्परेचर इफेक्ट क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली, जो भी टेम्परेचर उसके ऊपर डिपेंड करेगा टेम्परेचर इफेक्ट में। और एक्सट्रिंसिक में देखो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एज वेल एज अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटी ओनली। ठीक है, टेम्परेचर का तो डिपेंड करेगा एज वेल एज क्या इम्प्यूरिटी के ऊपर भी वो डिपेंड करता है, कितना इम्प्यूरिटी है या क्या कितना नहीं है उसके ऊपर भी वो डिपेंड करता है। और जैसे कि वो प्योर सेमीकंडक्टर है इंट्रिंसिक, तो इसमें क्या है, कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, नो इम्प्योरिटी, क्योंकि वो प्योर सेमीकंडक्टर है। और इसमें कौन कौन सा इम्प्योरिटी आता है, एक ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी आता है, ट्राईवैलेंट, और एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी आता है। ठीक है, ये दोनों इम्प्योरिटी आता है। तो अगर देखा जाए डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो हमारे 5 फैक्टर्स हो रहे हैं, एक प्योरिटी ऑफ सेमीकंडक्टर, एक डेंसिटी, एक इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी, टेम्परेचर इफेक्ट, इम्प्योरिटी। अगर इंट्रिंसिक देख लो, सिर्फ इंट्रिंसिक का याद करो कि वो प्योर सेमीकंडक्टर है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ होल्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज लो, डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड नो इम्प्योरिटी। अब ठीक इसका उल्टा, एक्सट्रिंसिक में वो प्योर था, ये इम्प्योर है। वहां पर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ होल्स इक्वल था, यहाँ पर नॉट इक्वल होगा। वहां पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो था, यहाँ पर हाई होगा। वहां पर सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड था, यहाँ पर टेम्परेचर एज वेल एज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी के ऊपर भी वो डिपेंड करता है। यहाँ पर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं था, यहाँ पर दो इम्प्योरिटी है, जो कि है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, फैराडेज लॉ। ठीक है, एग्जाम्पल और लेंस लॉ। अब देखो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 लॉ, 2 लॉ है। फैराडेज क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन में 2 लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है,
वो फर्स्ट लॉ डिस्क्राइब करता है द इंडक्शन ऑफ ईएमएफ जो इंडक्शन हुआ इन अ कंडक्टर, एंड द सेकंड लॉ क्वांटिफाइज, ठीक है, क्वांटिफाई करता है ईएमएफ कितना प्रोड्यूस हुआ इन द कंडक्टर। फर्स्ट लॉ डिस्क्राइब करता है कि इंडक्शन हुआ, ईएमएफ इंडक्शन हुआ कंडक्टर में, इंडक्शन हुआ, वो फर्स्ट लॉ डिस्क्राइब करता है। और सेकंड लॉ डिस्क्राइब क्या करता है, क्वांटिफाइज, कितना इंडक्शन हुआ, कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, ये सेकंड लॉ मुझे देता है, ये क्वांटिफाई करता है। तो फर्स्ट लॉ देखो क्या है कि व्हेनेवर कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेरी कर रहा है, एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इंड्यूस्ड, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होगा, ठीक है, इफ द कंडक्टर सर्किट इज क्लोज्ड, ठीक है, अ करंट इज इंड्यूस्ड व्हिच इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। जब वो कंडक्टर सर्किट अगर क्लोज करता है, इफ द कंडक्टर सर्किट इज क्लोज्ड, ठीक है, अ करंट इज जनरेटेड, इज इंड्यूस्ड व्हिच इज कॉल्ड एन इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या बोला, जहां पर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन अ कंडक्टर मतलब कैरिंग करंट, ठीक है, व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इंड्यूस्ड, ठीक है, एंड अ करंट इज व्हिच इज इंड्यूस्ड एंड इट इज कॉल्ड एन इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, इट इज कॉल्ड एन इंड्यूस्ड करंट, ठीक। सेकंड लॉ क्या करता है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, ईएमएफ उतना ही इंड्यूस होगा। मतलब ईएमएफ का जो वैल्यू है, ईएमएफ का जो वैल्यू है, ठीक है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा होगा उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। यह है सेकंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या किया, फर्स्ट लॉ डिस्क्राइब किया कि इंडक्शन ऑफ ईएमएफ हो रहा है इन अ कंडक्टर, ठीक है, और सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ अ कॉइल इज इक्वल्स टू, मतलब कितना ज्यादा हो रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जितना ज्यादा होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ उतना ही ज्यादा होगा। अब आते हैं लेंस लॉ। तो लेंस लॉ स्टेट दैट द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो पोलैरिटी है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का, इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस अ करंट व्हिच अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस्ड इट, ठीक है। तो लेंस लॉ क्या कहता है, लेंस लॉ कहता है पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट, पोलैरिटी जो ईएमएफ में, इंड्यूस्ड ईएमएफ में जो पोलैरिटी आया वो कैसा होगा, इट विल टेंड टू प्रोड्यूस अ करंट, इट विल टेंड टू प्रोड्यूस अ करंट, वो टेंड करेगा, मतलब इट विल ट्राई टू प्रोड्यूस अ करंट, एक करंट प्रोड्यूस करने के लिए ट्राई करेगा, व्हिच अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, दैट प्रोड्यूस इट, जो करंट मैग्नेटिक फ्लक्स ने प्रोड्यूस किया था उसको अपोज करने के लिए एक ऐसा ही करंट वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, वो होता है लेंस लॉ। द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस अ करंट व्हिच अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस इट, ठीक है। जब भी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो क्या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का पोलैरिटी कैसे होगा, जो करंट को, मैग्नेटिक फ्लक्स जो हो रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को, उसको अपोज करने के लिए जो करंट प्रोड्यूस होना चाहिए वो उस पोलैरिटी में होगा, ये मतलब है। द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस अ करंट, एक करंट को प्रोड्यूस करने के लिए इट विल ट्राई टू प्रोड्यूस अ करंट, मतलब टेंड्स मतलब क्या, करंट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, ठीक है, व्हिच अपोजेस, वो करंट किसको अपोज करेगा, द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस इट, जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है, ठीक है, उसको जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है उसको अपोज करने के लिए वो करंट का पोलैरिटी ठीक वैसा होगा, ये मतलब है, ठीक। आई होप आपको मैं समझा पाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, रिलेशन बिटवीन पावर एंड एनर्जी। द पावर इज द रेट ऑफ विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड और ट्रांसफर्ड ओवर अ गिवन टाइम पीरियड। पावर क्या है, ये एक है रेट ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी is consumed or transferred over a given time period. What is a standard unit of power? What क्या है मेरा, what है मेरा यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। पावर स्टोरेज इज नॉट पॉसिबल, पावर को स्टोरेज नहीं किया जा सकता। इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट पावर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, पावर को एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। एनर्जी को किया जा सकता है लेकिन पावर को नहीं, ठीक है। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट नॉट पावर। तो पावर इक्वल टू क्या हुआ, एनर्जी पर टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम, वो है पावर। अब एनर्जी क्या है, एनर्जी इज अ क्वांटिफेबल प्रॉपर्टी दैट कॉजेस चेंज व्हेन इट इज ट्रांसफर्ड, ट्रांसमिटेड और कन्वर्टेड, ठीक है। एनर्जी क्या इज अ क्वांटिफेबल प्रॉपर्टी, एनर्जी है क्वांटिफेबल प्रॉपर्टी दैट कॉजेस चेंज व्हेन इट इज ट्रांसमिटेड और कन्वर्टेड, ठीक है।
इट इज अ क्वांटिफाइबल प्रॉपर्टी, वो क्वांटिफाई किया जाता है। जूल इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एनर्जी, जूल क्या है, इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एनर्जी। जूल एनर्जी स्टोरेज इज पॉसिबल, एनर्जी को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, यस इट इज पॉसिबल। एनर्जी, इट इज पॉसिबल फॉर एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है बिल्कुल होगा। एनर्जी जैसे मैंने यहाँ पर बोला था, एनर्जी कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एनर्जी कन्वर्जन हो सकता है लेकिन पावर कन्वर्जन नहीं होगा। एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं लेकिन पावर को स्टोर हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। वाट है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ पावर और जूल्स है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एनर्जी। चलो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, देखो डी डायोड वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। बट डायोड को देखो वी आई कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, वी आई कैरेक्टरिस्टिक पीएन जंक्शन डायोड इज अ कर्व बिटवीन द वोल्टेज, इज अ कर्व क्या है, ये कर्व है बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट थ्रू द सर्किट, जो करंट है और वोल्टेज थ्रू दी सर्किट है, ठीक है। वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड्स is a curve between the voltage and current through the circuit. Voltage is taken along x axis while the current is taken along y axis. देखो वोल्टेज ऑन x axis लिया इसने, ठीक है, करंट किस में लिया, मेरा y axis में लिया। The above graph is the VI characteristic curve of the PN junction diode. With the help of the curve, we can understand that there are three regions in which the diode works. तीन को रीजन है, ठीक है। अब देखो क्या क्या, दे आर जीरो बायस्ड, जीरो बायस होगा, एक है फॉरवर्ड बायस, एक है रिवर्स बायस। ये देखो ये है फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड रीजन, ये है रिवर्स रीजन और ये है जीरो रीजन, ठीक है। ये है मान लो जीरो रीजन, तो एक है जीरो बायस, एक है फॉरवर्ड बायस, एक है रिवर्स बायस, ठीक। अगर डायोड का भी पूछे ऐसे वी आई कैरेक्टरिस्टिक तो यही लिखना है, इज अ कर्व बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट थ्रू द सर्किट, ठीक है। वोल्टेज इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस, करंट इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस। और ये लिखना है कि ये जो ग्राफ है उसको ड्रॉ करने के बाद, ये ग्राफ है जो इसको ड्रॉ करने के बाद इसको खाली ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है। फिर वोल्टेज ब्रेक डाउन वोल्टेज भी यहाँ पर शो करना है, ये रिवर्स करंट लीकेज ये सारा शो करना है। और खाली इतना लिखने का, देयर आर थ्री रीजन्स, एक है क्या जीरो बायस, ठीक है, एक है जीरो बायस, एक है फॉरवर्ड बायस, ठीक है, और एक क्या, एक है रिवर्स बायस। बस इतना ही करना है, ठीक है। शॉर्ट्स नॉट ऑन पीएन जंक्शन, ठीक है। तो पीएन जंक्शन इज अ इंटरफेस और अ बाउंड्री बिटवीन टू सेमीकंडक्टर, दो सेमीकंडक्टर बिटवीन, ये जो बाउंड्री है, ये है मेरा पीएन जंक्शन, ठीक है। दो बाउंड्री है वो ना पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन इज द इंटरफेस बाउंड्री, इट इज एन इंटरफेस और अ बाउंड्री of two semiconductor metal types, namely p type and n type। p type क्या है, p type है पॉजिटिव टाइप, n type है मेरा नेगेटिव टाइप। पॉजिटिव नेगेटिव कैसा है, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या जहां पर होल ज्यादा है वो हो जाएगा मेरा p टाइप, ठीक है। और जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो हो जाएगा मेरा n टाइप। इन अ सेमीकंडक्टर, ठीक है। In a semiconductor, the PN junction is created by the method of doping। doping method से create होता है। The positive side, p side of positive side has a semiconductor, ठीक है। semiconductor has excess of holes and negative sides, ठीक है, has negative side of the semiconductor has excess of electrons, ठीक है। ये है मेरा excess of electrons, यहाँ पर है excess of p type में जो है वो है मेरा excess of holes, ठीक। तो देखो यहाँ पर होल ज़्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये क्या करेंगे, फ्लो ऑफ सेमीकंडक्टर बनने के लिए तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लो करेगा क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये दोनों यहाँ पर फ्लो करने की कोशिश करेंगे। हेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म होगा यहाँ पर, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होगा, कहाँ से, फ्रॉम हाई इलेक्ट्रॉन टू लो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जनरेटेड, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट क्या है, तो यूनिवर्सल गेट विच कैन इम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल गेट इज अ गेट विच कैन इम्प्लीमेंट एनी बुलियन फंक्शन। कोई भी बुलियन फंक्शन को जब कोई भी जो यूनिवर्सल गेट है वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, जो गेट कोई भी बुलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकता है, ठीक है, विदाउट यूजिंग एनी अदर गेट टाइप, कोई भी अदर गेट टाइप को यूज भी किए बगैर, ठीक है, वो होता है मेरा यूनिवर्सल गेट। एग्जाम्पल देखो, नैंड गेट है और नॉर गेट है, ये दोनों मेरा क्या है, ये दोनों मेरा है यूनिवर्सल गेट, ये दोनों मेरा क्या है, ये दोनों मेरा है यूनिवर्सल गेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, डी मॉर्गन्स लॉ कॉन्सेप्ट ऑफ एसओपी एंड पीओएस, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम। The theorem explains that the complement of the product of all the terms
is equal to the sum of the complement of each term. SOP and POS are two forms of Boolean expression by using two or more variables. SOP stands for sum of product. Okay, SOP stands for sum of product, which is the sum of the mean terms or numbers of ones, whereas POS stands for product of sum, which is product of maximum terms और numbers of zeros. ठीक है, ये जो है इसको क्या करेंगे हम लोग जो लास्ट जो यूनिट होगा उसमें ट्रूथ टेबल बना के मैं उसको आपको समझाऊंगा. ठीक है, फिलहाल आपको खाली आपको पढ़ लेना है कि थ्योरम एक्सप्लेन्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट. कॉम्प्लीमेंट ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द टर्म्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ टर्म. ठीक है, सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ टर्म. ठीक है, ये थ्योरी एक्सप्लेन होता है. अगर देखा जाए सब सिर्फ डी मॉर्गन्स थ्योरी अगर देखा जाए तो कैसे, देखो डी मॉर्गन्स थ्योरी कैसा होता है, ए डॉट बी. ठीक है, ए डॉट बी. ठीक है, प्रोडक्ट ए डॉट बी और ये है नेगेशन, मतलब ए डॉट बी नॉट इक्वल्स टू ए नॉट प्लस बी नॉट. ठीक है, ये है मेरा फर्स्ट थ्योरी, मतलब फर्स्ट थ्योरम जो डी मॉर्गन्स थ्योरम है. और सेकंड थ्योरम क्या है, सेकंड थ्योरम है ए प्लस बी नॉट इज इक्वल्स टू ए नॉट डॉट बी नॉट. यह सेकंड थ्योरम है. तो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को हम लोग लॉजिक गेट्स के थ्रू हम लोग करेंगे. ठीक है, यूनिट में मैं यहाँ पर लाऊंगा लॉजिक गेट्स के थ्रू ये हम लोग करेंगे. तो ये इस वीडियो का एंड है, वो हमारा लास्ट क्वेश्चन था. तो चलिए आज तक के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस